नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। सबसे पहले आप सबका प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं। और जिन्होंने भी मुझे अपना सहयोग दिया है, मुझे सुनकर या अपने विचार साझा करके या ईमेल के ज़रिए जानकारियां देकर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूं। दोस्तों, आज जो मैं घटना लेकर आई हूं वो एक आध दिन पहले बीती है और कई बार जो मीडिया हाउसेस हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं अधूरी जानकारी के हिसाब से उसे चला देते हैं। तो मुझे लगता है भले ही जल्दी ना आओ, लेकिन उसके विषय में सटीक जानकारी लाओ। ऐसा नहीं कि त्रुटि मुझसे नहीं होती होगी, मुझसे भी होती है और मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। जैसे घटना सामने आई, आपने सुना होगा जो बलात्कार हुआ कर्नाटका में, उसको पहले कह दिया गया कि ये जोधपुर की घटना है और सारे यूट्यूब चैनलों ने उसे उठा लिया, मीडिया ने भी हबड़ तबड़ में दिखा दिया कि ये जोधपुर की घटना है। जबकि सबसे पहले कोई भी घटना होती है तो उसमें आप उसकी बोली सुनिए, बैकग्राउंड को देखिए या वो जो हाव भाव हैं, उनका फेस कट है, उसको कई बार फेस कट से आप पता नहीं लगाते, लेकिन कई बार पता चल जाता है। तो जब मेरे सामने ये वीडियो आया और मैंने सुना कि बंगाली में बात करी जा रही है, और ये खड़ी बंगाली, मतलब एक बंगाली होती, क्योंकि मुझे बंगाली थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, तो एक बंगाली हमारे भारत वाली है। भारत में भी कई तरीके की बोली जाती हैं, हर भाषा का एक अपना मतलब तरीका होता है बोलने का। तो ये मुझे लगा ये बांग्लादेशी है, और लड़की कहीं पर उसने वर्ड इस्तेमाल करा तो उससे मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो फिर मैंने जब डिटेल पे गई तो उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। और सबसे पहले दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगी कि आप में से कई लोग कहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो, मैंने यूट्यूबर्स को भी सुना है कि कहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो शेयर मत करिए, इस प्रकार के वीडियो से गलत मैसेज जाता है। कोई गलत मैसेज नहीं जाता है। आप सबको ये हकीकत जान लेनी चाहिए कि ये सच्चाई है, और हमारे वहाँ की लड़कियाँ जितनी जल्दी, और आदमी, और ये जो माताएं बहनें जो हमारे घरों में बैठी हैं, ये समझ लें कि यही सच्चाई है। ये जो कंसेप्ट चला आ रहा है जिहाद का, इसकी यही सच्चाई है। आप ये जो बलात्कार आप देख रहे हैं, मेरे लिए ये कोई ऐसी घटना नहीं थी कि मैंने इस वीडियो को देखा हो, मैंने एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकाई। बस मुझे उस लड़की की करहन सुन के, जो करहा रही थी, उसमें रोना आया। बाकी मुझे ये सब देखने की आदत हो गई है। मुझे वो 14 साल की, आप लोग तो भूल जाते हैं ना, मुझे वो 14 साल की लड़की बांग्लादेश की याद आई, जिसकी माँ ने कहा, 14 साल की या 11 साल की, उसकी माँ ने कहा रकीब एक एक करके 100-200 लोग थे, रकीब एक एक करके मेरी लड़की 11 साल की है, ये मर जाएगी, इसे माहवारी अभी इसी महीने से शुरू हुई है। उस लड़की को उसी महीने से माहवारी शुरू हुई थी। तो उसकी माँ ने कहा एक एक करके जाओ, सारे लोग मत जाओ, क्योंकि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे वो लोग चाहते थे कि पॉन की तरह आगे और पीछे दोनों ही संभोग करा जाए एक ही समय पर। तो उसकी माँ ने कहा मैं हाथ जोड़ती हूँ अल्लाह के वास्ते, एक एक करके रकीब, एक एक करके अब्दुल, एक एक करके, ताकि वो लड़की मरे ना। तो 100-200 लोग गए थे, जमातुल दावा ये, और ये वही संगठन है दोस्तों, कोई नई बात नहीं है। ये वही संगठन है जब बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे भारत पे आ रहे थे, सरों पे अपने बॉक्सेस, ये कंटेनर और ये झोले और ये उठा के जब आ रहे थे, तो खुफिया तंत्र की रिपोर्ट थी। उसमें एक आदमी का चेहरा, कहीं पर आपको यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगा, या पुराने अखबार खंगालिएगा, या यूट्यूब के कोई पोर्टल्स होंगे खंगालिएगा, उसका फ़ोटो बाकायदा रेड से क्रॉस करा हुआ था कि ये आदमी है जमातुल दावा का वन ऑफ द कमांडर। और इस प्रकार के लोग आ रहे हैं। जब एनआरसी और ये सीए का विरोध चल रहा था शाहीन बाग में, ये कौन लोग बैठे थे? ये जमुना पार में जो आके दिल्ली में बसे हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी और रोहिंग्या मुसलमान हैं। आप चाहे इन्हें रोहिंग्या कहिए, बांग्लादेशी कहिए, या इनको पाकिस्तानी कहिए, मैं इनको अलग नहीं मानती हूँ, क्योंकि इन सब का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। और ये पाकिस्तान से ऐसे डिवाइड होके निकल जाते हैं बांग्लादेश को, ऐसे डिवाइड होके निकल जाते हैं बर्मा को। तो ये हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और ये 35 दिन की यात्रा करके
भारत आ सकते हैं, लेकिन बाकी के जो देश इनके इर्द गिर्द हैं वहाँ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ इनको संरक्षण देने वाला, माफ़ी के साथ कह रही हूँ, प्रशासन भी इसमें बहुत जिम्मेदार है। आज तो मोदी की सरकार है, इस पे आप ब्लेम डाल देंगे, लेकिन इतने सालों से जो कांग्रेस की सरकार थी, ये 10-12 साल से 15-20 साल से यहाँ आ रहे हैं, इवन आज़ादी के बाद से। और आपको एक और किस्सा बता देती हूँ, बिहार वगैरह में ये लालू की सरकार के वक्त से ये 500-500 रुपये देकर, और ये बंगाल से ट्रेनों में वहाँ से आते हैं, 500-500 रुपया पकड़ाते हैं और कहते हैं हमें सामान लेने जाना है। पहले ऐसा करा करते, सामान लेने जाना है, शॉपिंग करके हम चले जाएंगे। तो विश्वास कैसे जीतते थे? पहले शॉपिंग करते थे, उसके बाद ये वहाँ से चले जाते थे। तो लोगों को लगता था ये तो फिर ये तो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपनी जगह बनाई। उसके बाद से ये आने लगे कत्ल करके जाने लगे, फिर उसके बाद ये आने लगे बलात्कार करके जाने लगे, फिर उसके बाद ये आने लगे चोरी करके जाने लगे। इनकी हिम्मत बढ़ गई, इन्हें पता चल गया कि काफिरों के देश में बहुत सारे जयचंद हैं। इस प्रकार की घटना इन्होंने अंजाम दी। एक और जानकारी, जो कई बार क्या होता है कि हमारे जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले भाई लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये किसी को भी बुला लेते हैं और ये अलतकिया समझते नहीं। ये सोचते हैं कि किसी ने ऐसा बयान दे दिया है कि एनआरसी इम्पॉर्टेंट है, तो भैया को वो मुस्लिम है तो उसकी बात झट से मानी जाए। पर इनको ये नहीं मालूम होता, अगर वो इतना एनआरसी का विरोध करने वाली है, इतना मुसलमानों की मुखालफत करने वाली है, तो सबसे पहले इस्लाम छोड़ देती। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो दुगली मानसिकता है ना, कि अपने हिंदुओं का तो साथ देते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमान बोले तो उसका झट से साथ दे के उसको चमकाने में लग जाते हैं। बात किसी के चमकने की नहीं है, लेकिन बात है झूठ की। जो सुबह से शाम तक, क्या वो नमाज नहीं पढ़ती होगी? कोई भी लड़की जो इसकी बात करती है कि एनआरसी का ये होना चाहिए, जो खुद अनपढ़ हो, जिनकी खुद की नॉलेज ना हो, वो क्या केवल उत्तेजना भरे बातें बोलने से, तथ्य ना बोलने से, केवल लिख के ले आने से, और वो भी किसी और का, आपकी बात सच नहीं हो जाती। क्योंकि मैं एक भी मुसलमान को तब तक सच नहीं मानती हूँ जो एक और तो तुम इस्लाम लोगों का विरोध कर रहे हो, दूसरी और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर और तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहे हो, कि मतलब ये तुम अंदर से बोलते हो। अरे तुम बुर्खा भी पहनते हो, इसका मतलब तो तुम मानते हो जो वो उसकी मोहम्मद की जो प्रीचिंग है वो मानते हो। तो इसलिए इन झूठे लोगों से सावधान हो जाइए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने उस लड़की के यहाँ पर टैटू देखा, और 2-4 बातें और बताती हूँ, जब मैंने उसके पेट में नीचे से कट देखा तो मैं समझ गई इस लड़की को ट्रैफिकिंग के लिए लाया गया है, और ये लड़की कोई शादीशुदा लड़की है या बच्चे की माँ है। क्योंकि उसका जो पहले साइड से जब मैंने देखा मुझे लगा अपेंडिक्स वगैरह का ऑपरेशन है, क्योंकि मैं, आपको मालूम है कि ख़ानदान वकीलों वाला है, तो इस तरह की चीज़ें मैं बहुत गौर कर लेती हूँ। तो नीचे उसके जो टाँके लगे हुए थे, जो पेट उसका कटा हुआ है, उस लड़की का कहीं ना कहीं कोई बच्चा है, जिसके चक्कर में वो, तो जैसा पुलिस ने भी कहा कि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये है, जो जानकारी मुझे मिली है सूत्रों के हवाले से, वो ये है, इस लड़की को बांग्लादेश से लाया गया है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, हो सकता है कोई त्रुटि भी हो, इस लड़की को बांग्लादेश से या नॉर्थ ईस्ट से ये कह के बुलाया गया। लड़की लग तो असम की रही है और नेपाल की भी लग रही है, लेकिन जो बांग्लादेशी हैं उनका भी ऐसा फेस कट होता है। इसलिए इस लड़की को इसकी जगह से बुलाया गया। अगर मैं ये कहूँ, इसको अपने घर से बुलाया गया और ये कह के बुलाया गया कि तुम्हारी हम सऊदी अरेबिया में जॉब लगा देंगे, तुम मसाज पार्लर या हेयर कटिंग सलून या प्राइवेट डाई का जो काम करते हैं उसके लिए तुम चले जाना, या किसी डांस ग्रुप में तुम्हें भेज देंगे और तुम्हारी जॉब लग जाएगी। तो ये जब लड़की यहाँ आ गई तो इसको सब कुछ पता चल गया। इससे देह व्यापार कराने की कोशिश करी गई, इससे, और कराया क्या, इसके हाथ पैर बांध दिए गए, इसके साथ बहुत दुराचार करा। उसके बाद इन सब ने मिलकर उसका शोषण करा। और इसमें जो 2 लेडी की बात हो रही है, जो औरतों की बात हो रही है, वो पिम्प है, यानी कि जो औरत दलाल होती हैं। मैं जब देख के ही समझ गई थी कि ये किस्सा क्या है, क्योंकि इस तरह का किस्से मेरे सामने बहुत आए हैं। और आपको पता है कि कहाँ कहाँ के जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे मित्र हैं बाहर के जो जर्नलिस्ट हैं, तो मुझे ये समझ में आता है। बांग्लादेश में भी अपने कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, और बांग्लादेश हिंदू संघर्ष समिति, उसके लिए मैंने एक बार बयान दिया था जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, तो वहाँ के बांग्लादेशी मीडिया ने मेरा कवर करा हुआ था, इसलिए मुझे
मुझे पता है और मैं इस चीज़ के लिए राइट पर्सन हूँ जो बता सकती हूँ। वहाँ पर जमातुल दावा जो एक घुसपैठिए यहाँ पर आए हैं, ये उसके सदस्य हैं और ये जो घुसपैठिए हैं ये वही घुसपैठिए हैं जो हिंदुओं की बस्तियों को वहाँ जलाने का काम करते हैं, गांव के गांव उजाड़ते हैं। वही जिसने 11-12 साल की बच्चियों का रेप करा, 400-400 200-200 लोग मिलके जो रेप करते हैं वो। और ये जो बोतल डालना है ये तो कुछ भी नहीं है, जलती हुई मशाल होती है ना, मशाल, वो डाली जाती है। और जो अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो कहा जाता है कि ये अपना ये जो लड़का है ये लौंडी का बच्चा है, ये जिहाद करेगा बाद में। या फिर ये कहा जाता है कि निकाला नीचे से और लड़की को फिर बलात्कार करा, खून के साथ लथपथ लड़की को बलात्कार। आप क्या जानते हैं? आप जो वीडियो नहीं देख पाते, ना अपनी बहनों को वीडियो दिखा पाते हैं, लेकिन जो सामने वाला है वो सब कुछ कर पाता है। और आपकी यहाँ बहन कहती है मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप वो वीडियो बेशर्म होके अपनी बहनों को भेजते और ये कहते कि मुझे माफ़ करना बहन, ये मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम सतर्क हो जाओ। अगर कोई लड़की इनके साथ मिली हुई है और कहती है कि मैं तुम्हें पार्टी करूँगी तुम्हारे साथ या तेरा काम करूँगी, आजा, 4 लड़के हैं 2 लड़कियाँ हैं, कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा कह के कोई बुला रही है तो आपकी बहन सतर्क हो जाए या आपकी फ्रेंड सतर्क हो जाए और कहीं ना कहीं उसके मन में हो कि मैं यकीन ना करूँ। तो ये जो 5 लड़के और 2 युवतियां हैं, 2 युवतियों का नाम नहीं बताया गया और ये कहा गया जो बोतल डाल रहे थे लड़के, आपने देखा होगा पहले उस लड़की के कपड़े वो औरत खोल रही है जिसने रेड कलर का कुर्ता पहना हुआ है, और उसके बाद वो पीछे से उसे रंडी कह के बोल रहा है एक आदमी कि रंडी तुझे समझाया था ना, रंडी तुमको समझाया था ना। तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि तुझे हमने समझाया था कि ज़्यादा उड़ मत और तूने ये हरकतें करी, क्योंकि ये लड़की भाग कर एक बार केरला पहुंच गई थी, फिर वापस इसको लाया गया। तो आप ये सोचिए भारत में इनका आना, उड़ के तो नहीं आए ना, ये जो सुनियोजित तरीके से इनको जो यहाँ बसाया गया। और NRI कॉलोनी कर्नाटका में ये रहते हैं, बेंगलोर में, कोई ऐसी छोटी मोटी कॉलोनी नहीं है, पॉश कॉलोनी है। तो ऐसी कॉलोनीज़ में ये रहकर क्या करते हैं, धंधा चलाते हैं, चकला घर चलाते हैं। तो ये वहाँ तक पहुँचे कैसे, पहले भारत के बॉर्डर तक कैसे पहुँचे, जब सुरक्षा एजेंसी एक और कहती हैं कि ये हमारे भारत के लिए खतरा है। आज से नहीं, 10-15 साल से कह रही हैं और ये बात मैं सुनते हुए आ रही हूँ। मैं बचपन से ये बातें सुन के यही चीज़ें मेरे मन में हैं कि जब सब कुछ पता है लेकिन गवर्नमेंट करे क्या, क्योंकि इनको संरक्षण मिल जाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लोगों का। एक और जो ममता बनर्जी हैं वो 2005 या 2005 के तकरीबन इस्तीफ़ा दे देती हैं लोकसभा से। 2005 में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था लोकसभा से। क्यों दिया था? कि रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में मत घुसने दो, ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। आज 2021 में वही ममता बनर्जी इनकी नाम की माला जपती हैं और कहती है किसी को भी, मंच से कहती हैं किसी को भी इस देश से निकाला नहीं जाएगा, सब हमारे भाई हैं। और वहाँ पर उनके साथ जब मीटिंग करती है, कहीं पर वो वीडियो होगा देख लीजिएगा, उसमें कहती हैं कि अब हमें लड़ने का वक्त आ गया है, ऐसे घबराने का नहीं है, हमें अब इनसे तानाशाह लोगों से लड़ना होगा। किससे? नरेंद्र मोदी से लड़ना होगा, इनको गिराना होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर वो कबूल कर चुकी हैं, लेकिन बस बाहरी तौर पे वो खुल के नहीं आती, बाकी तो खुल के पूरा आ चुकी हैं। तो ये आप बताइए इस देश में क्या कंट्रीब्यूशन ये लोग दे रहे हैं हमारे देश में आके। ये बेचारे हैं जिनकी बात बर्मा की, म्यांमार की पुलिस कह चुकी है, वहाँ की आर्मी कह चुकी है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बता चुकी है कि 140 हिंदू जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से, हो सकता है आंकड़े बड़े ही हों क्योंकि अगर 2 लाख लोग होते हैं तो 2000 बताए जाते हैं, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि 140 हिंदू परिवार, तो परिवार को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2-2, 3-3 बच्चों में, क्योंकि वहाँ तो बच्चे होते ही हैं। तो ऐसे हाथ पकड़ के मम्मी पापा और बीच में बच्चा है और ऐसे ही सीमेंट लगा के लाश रखी हुई है। औरत के पेट में बच्चा है, ऐसे पेट फूला हुआ है, वो लाश ऐसे ही उन्होंने अंदर करी हुई है। उन्होंने कहा यहाँ के इस गाँव के लोग चले कहाँ गए, तो देखा उन्हीं के घर में, उन्हीं की झोपड़ियों में, उन्हीं के पक्के मकानों में उनकी कब्र खोदी
खोदी हुई है और वहाँ पर उनको मार के डाल रखा है। जो ऐसा काम करके आए और कई हिंदू औरतों को भी भगा के लेकर आए, उनके कैंप में हिंदू औरतें मिली और ये वो रो रही थी, औरतें कह रही थी कि हमें इस्लाम कबूल कराया गया और हमें यहाँ लाया गया और हम नहीं आते तो हमें मार दिया जाता, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमें ज़बरदस्ती निकाह करके लाए हैं। वो क्यों लाए हैं निकाह करके? ताकि यहाँ वो उनके साथ यही अपना धंधेबाजी चला सकें, क्योंकि उनके मन में तो बीवी पत्नी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की बीवी है, आपको बताया ना मैंने। तो ये जो मोहम्मद बाबा साहिब, एक पहला है मोहम्मद बाबू साहिब एक आदमी, दूसरा साकिब साइल या साकिब, फिर रकूल इस्लाम रफुद्दीन इस्लाम उर्फ हृदय बाबू। जब मैंने देखो अखबार वाले कितने चालू हैं, इन्होंने हृदय बाबू लिखा था। हृदय बाबू सुन के मुझे लगा यार ये हृदय बाबू तो हिंदू नेम है, बट मैंने बोला नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जो इसका हुलिया है, जो तरीका है इसका और जिस तरह से बात कर रहा है, ये हृदय बाबू हो ही नहीं सकता। इसने धंधे के लिए जैसे पप्पू पिंकू ऐसे नाम रख देते हैं ना, ये धंधे वाले जो पिंप होते हैं, राहुल कॉमन नाम रख देते हैं, कॉमन नाम, पप्पू रख देंगे, पिंकू रख देंगे और जम्पू रख देंगे। इस प्रकार के नाम जो रखते हैं, ये कन्नू मन्नू इस टाइप के जो शॉर्टकट नाम ये रखते हैं, बहुत कॉमन नाम जो हमारे घरों में बोलते हैं, वो नाम ये रख देते हैं। तो ये नाम रखने से क्या होता है, जब भी पकड़ा जाए तो वो पप्पू कहते हैं। आपको हमारे धंधे में कितने पप्पू मिलेंगे आपको पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कभी पकड़े ना जाएं, और पकड़े जाएं तो पप्पू नाम से पुलिस कंफ्यूज हो जाए। तो ये हृदय बाबू का जब मैंने नाम सुना, मैंने कहा ओ जैसे हृदय को हृदय बोलते हैं बंगाली में, और क्या सच्ची को शौक्ति ये बोलते हैं। इस प्रकार का जो शौ और सौ में अंतर होता है, थोड़ा उठा के बोला जाता है। तो भारत देशो इस प्रकार से जैसे बोलते हैं, तो मुझे लग गया, मैंने कहा ये नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई नाम सुने थे जो कन्वर्टेड हो गए थे। तो उसमें था शाहिल मौजूमदार, तो जैसे मजूमदार है उसको मौजूमदार बोलेंगे, तो वो पुराना उन्होंने हिंदू वाला नाम रखा हुआ है, लेकिन वो सेम नाम होते हुए भी वो मुस्लिम हैं और वो कंफ्यूज करने वाले नाम शमीर मौजूमदार इस तरह के नाम रख लेते हैं ताकि पता ना चले और वो मिक्स हो जाए, और यहाँ आके वो डुप्लीकेट आइडेंटिटी में भी रहते हैं। आपने देखा होगा ना कई बार। तो ये वो लोग हैं, और दो औरतें जो हैं उनके नाम नहीं बताए गए, जो उसकी पैंटी खोल रही थी, अंडरगारमेंट्स खोल रही थी, जिसने ब्रा उसकी खींची थी। जब मैंने 10 बार एक बात कही आपको, जब अपराधी है तो उसको सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन क्यों हमारी सरकारें करती हैं? अगर एक आतंकवादी है तो वो ना महिला है ना पुरुष है। मैं इक्वालिटी की बात करती हूँ, मैं कोई झूठे और नंगे फेमिनिज्म की बात नहीं करती हूँ। ये फेमिनिज्म के कारण और ये ज़्यादा जो डेमोक्रेसी है ना, जो प्रजातंत्र जो ज़्यादा हो गया है, ये जो खुलापन जो ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से इस देश में अपराध पनप रहे हैं। बाहरी व्यक्ति आके हमारे देश में बस्तियां खाली करने के लिए हिंदुओं की आग जला देता है। बाहरी व्यक्ति आके हमारे देश में घुसपैठ करके आता है, पहले डर के रहता है, उसके बाद सीना खोल के रहता है। हो सकता है कुछ घुसपैठिए यहाँ पर आते हैं और ये मुझे ईमेल भी लिखते हैं। ईमेल में क्या लिखते हैं कि आप हमसे शादी कर लो, इस प्रकार की बातें लिखते हैं। उसके बाद ये पकड़े जाते हैं क्योंकि हिंदू भगवान का फ़ोटो लगाते हैं और शेख सफुद्दीन नाम से ये मुझे लिखते हैं। इसमें एक आदमी आता है जो यहाँ पर बहुत बार कमेंट करता है, वही आदमी मुझे बताता है ईमेल लिख के कि मेरी माँ हिंदू है, मेरा बाप मुस्लिम है, मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अंट शंट लिखते रहते हैं, मैं कभी जवाब नहीं देती हूँ ऐसी चीज़ों का। तो ये ऐसे ही लड़कियों को फंसाते हैं। अब वो जो बेचारी गरीब लड़कियाँ होती हैं या कोई ऐसी विधवा या कुछ जिसके पास कुछ नहीं होता, तो उनको ये कहानियाँ बताते हैं। कई लड़कियाँ इनके झांसे में आ जाती हैं, हो सकता है उनकी सेक्शुअल नीड भी हो, अकेलापन भी हो, कई लड़कियाँ उसको नहीं झेल पाती हैं, तो वो लड़कियाँ इनके कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। तो उन लड़कियों को ऐसे ही फंसा फुसू के उनके पैसे लेकर उनको धंधे में डाल, उसके बाद उनके साथ यही सामाजिक बलात्कार करवाते हैं। आपको तलरेजा याद है ना, जिसने कहा था मैंने प्यार के लिए इस्लाम कबूला है और मेरा वाला ऐसा नहीं है। बाद में जब उसको मार दिया गया तो उसके पति का बयान लिया गया, तो उसने कहा क्योंकि 3-4 महीने हो गए थे शादी को और मैं दूसरा निकाह करना चाहता था। मैंने इसको बताया तन्वी को, ये मानवी या तन्वी कुछ था उसका नाम, तलरेजा कुछ था। तो उस लड़की को कहा गया, तो उसने कहा कि
मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो मेरी दूसरे निकाह के ख़िलाफ़ थी और मैं मुसलमान हूँ, हमारे वहाँ जायज़ है। तो वो एक तो वो मतलब इसको मान नहीं रही थी, खाली कबूल कर लिया था लेकिन मान नहीं रही थी। तो इन लड़कियों को आप ये वीडियो इसलिए भेजिए कि इन लड़कियों की आंखें खुलें। और मुझे जब एक भैया नहीं दे रहे थे वीडियो, बोल रहे थे नहीं दीदी ये बहुत गंदा है और मैं नहीं दे सकता हूँ आपको ये वीडियो, मैंने कहा भैया वो लोग करके जा रहे हैं और तुम मुझे वीडियो नहीं भेज पा रहे हो। और ये 12 सेकंड का जो तुमने भेजा है उसमें सिर्फ वो खींच रही है लड़की, उसका ना उसका कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं देखना चाहती हूँ कि इसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितनी नीचता करी हुई है और मैं ये बताना चाहती हूँ लड़कियों को। उसके बाद वो मैसेज मैंने फॉरवर्ड करा और आप मुझसे नाराज़ होंगे, आप कहेंगे अरे क्यों फॉरवर्ड करा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके घर के मर्दों ने वो मैसेज नहीं देखा हो। क्यों ना उसको लड़कियां देखें, क्यों ना उसको लड़कियां देखें और अवेयर हों। इतनी गंदगी है। आप जब गला काटने का मैसेज देखते हैं तो आप डिलीट कर देते, कहते बाप रे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आप खून बहता हुआ अपनों का नहीं देख पा रहे हो, या तो आप बचाने लायक हो जाओ या चूड़ी पहनकर चुपचाप बैठे रहो, ठीक है ना। वो तुम्हें मार रहे हैं, वो तुम्हारी लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनके अंदर बॉटल डाल रहे हैं। उसके बाद बॉटल डालने के बाद ऐसे बॉटल डाली उसने, उसके बाद उसको ऐसे टप्पा करा और उसके अंदर बॉटल उसने पूरी डाल दी। उसके बाद दूसरी बॉटल से उसको वो उसकी दूसरी बॉटल को उसके अंदर डाल रहा है, पुश कर रहा है और वो लड़की कररा रही है। एक गर्भाशय का साइज़ भी इतना होगा। उस लड़की का अगर प्रेगनेंसी भी हुई है या उसके सेक्सुअल टर्म्स भी रहे हैं तो वो बॉटल उतना जाने से भी वो नहीं मरती। लेकिन अब उसके अंदरूनी पार्ट पे कितनी चोट हो रही होगी, क्योंकि अच्छा हुआ वो बॉटल कटी नहीं थी। अगर वो कटी होती आगे से तो उसके छोटी आंत वगैरह कट सकती थी। उसको उसने जब बॉटल को उसने पुश करा दूसरी बॉटल को, तो मुझे इतना डर लग रहा था कि इसको अंदरूनी इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बॉटल से पुश करेगी और उसमें कुछ अगर चमड़ा आ गया उसकी स्किन का तो उसको वो बहुत घातक हो सकता है, बहुत गंदा इन्फेक्शन हो सकता है। और जब वो रो कर बैठी है ना तो भी बॉटल उसके अंदर थी। अब आप सोचिए उस लड़की को कितना मारा गया। और ज़्यादातर जो प्रोस्टिट्यूशन में लड़कियां होती हैं उनके टैटूज़ ज़्यादा बनाए जाते हैं। मैं देखिए आपकी अपनी लाइफ है, मैं टैटूज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे जीवन का काफ़ी पार्ट अमेरिकन फैमिली के साथ मेल मिलाप में गुजरा है और मेरे इंटरनेशनल काफ़ी कांटेक्ट हैं। तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, किसी दिन मैं इस पे भी वीडियो बनाऊँगी। एक्चुअली टैटू अमेरिकन मिलिट्री वाले क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते थे क्योंकि अगर जब वॉर हो और कोई खो जाए तो उनके टैटू से उनको पहचाना जाए। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को बहुत दुख होता था वो अपना दुख मिटाने के लिए ये जो फैमिली डिस्टर्ब फैमिलीज़ के होते थे वो लोग ये बनाया करते थे, मतलब बनाते हैं। आप जैसे अंजला जॉली वगैरह देख लीजिए, उनके परिवार में उनका शोषण हुआ है और उनका बहुत बुरा बचपन रहा है। 13 साल की उम्र से वो लिबन में रहने लग गई। तो ये चीज़ें वो लोग करते हैं, और लेकिन इसको वो डिसेंट चीज़ नहीं मानते। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड अमेरिकन मिलिट्री कमांडो हैं उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे जॉब में इसको ढकना पड़ता है, पूरा गला ढकना पड़ता है। आप सोचिए उन्हें कॉलर के साथ, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, इसको ऐसे ढकना पड़ता है। तो क्योंकि ये चीज़ अच्छी डिसेंट नहीं मानी जाती है। इवन एक 2 साल की बच्ची को किसी ने टैटू पकड़ाया नकली वाला, तो उसने बोला मॉम ही डोंट वांट मी टू गेट अ डिसेंट जॉब व्हेन आई ग्रो ओल्ड। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ये आदमी नहीं चाहता कि मैं बड़ी हो जाऊं तो मुझे अच्छा जॉब मिले क्योंकि मुझे टैटू दे रहा है। तो ये थिंकिंग हमारे वहाँ अलग है, उनके वहाँ अलग है। हम इसे फैशन मानते हैं, लेकिन ये चीज़ असली में जो है ऐसी है। तो और वो जो नीचे जीन्स पहनते हैं उसके लिए भी एक कहावत, एक कहानी है, वो मैं किसी दिन बताऊँगी आपको। तो बहरहाल जो ये रकूल इस्लाम है, ये रफुद्दीन इस्लाम है, मोहम्मद बाबू और शाकिब है, साहिल है, ये भारत में पहुँचे कैसे हैं? ये भारत में, या सागर, ये भारत में पहुँचे कैसे हैं? ये बिना हमारे लोगों की मदद के बिना तो आए नहीं। और उस लड़की का आप दर्द देखिए। ये जो नेत्रियाँ हैं ना बड़ी बड़ी, ये जो कौन है, ये नूरजहाँ वगैरह, ये नूरजहाँ नाम है ना उसका, वो अब नहीं बोलेगी। वो हम हिंदुओं को उल्लू बनाने के लिए ऐसा दुर्गा करके पाठ करके आती है, और उसने अपना धर्म तो चेंज नहीं करा है, और वो आती है, हम उल्लू बनते हैं, हम उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं उस औरत को, है ना। लेकिन
जब उसको कहा गया कि आपने रूही जैन नाम रख लिया है, तो बोली नहीं, मेरा नाम तो नुसरत जहाँ है, नुसरत जहाँ, ठीक है ना। वो नुसरत जहाँ इस मुद्दे पर नहीं बोलेगी, क्योंकि इसमें बांग्लादेशी नहीं, उसके भाई शामिल हैं, क्योंकि एक भी मुसलमान इनका भाई होता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे कुछ हो। एक बात बताइए, जो लोग सुबह से शाम उस आदमी का पाठ करते हैं जिसने 6 साल की बच्ची से एक तरह से बलात्कार ही कहिए, क्योंकि उसको हम निकाह तो नहीं मान सकते ना, हमारे वहाँ हमारे धर्म के हिसाब से 6 साल की बच्ची के साथ शादी कोई शादी नहीं है। और हमारे वहाँ जो बाल विवाह हुए इन्हीं लोगों की वजह से हुए, क्योंकि ये आते थे हमारी लड़कियों को उठा ले जाते थे। तो वो जब आदमी 68 का था और वो बच्ची 6 साल की थी, 3 साल बाद जिसका गुणगान गाया जाता है कि देखो 3 साल तक उसने वेट करा, तो 3 साल में 69, 70, 71 का वो हो गया और वो 9 साल की होगी, तो उसके साथ उसने संभोग करा। तो आप सोचिए, जिस आदमी को फॉलो करते हैं, जिसने अपनी दादा, अपने मामा की या चाचा की जो मिस्ट्रेस थी, रखेल थी, उनसे बाद में निकाह कर लिया, उसको फॉलो करते हैं। तब वो 30s में था या 28 का था और वो 68 की थी। जो इस चीज़ के कंसेप्ट को लेके चलते हैं, वो क्या किसी लड़की का रिस्पेक्ट करेंगे। वो कहते हैं कि औरत एक खेती है, तो औरत कहीं की भी हो, वो बच्चा बनाने की मशीन है, वो एक धंधे वाली है। ये जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, गंगा हमारी है, जमुना हमारी है, पता नहीं कौन सी तहजीब का कटोरा ये लेकर आए हैं। और ये जो बकवास करी जाती है अपीसमेंट की, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। इन रोहिंग्याओं के यहाँ पासपोर्ट बना दिए जाते हैं, आधार कार्ड बनाने के लिए ओवैसी जैसा आदमी लड़ता है, ममता बनर्जी इनका साथ देती है, लोकल अथॉरिटी जो मुसलमान होते हैं, पार्षद वगैरह बनते हैं, इनका साथ देते हैं। लेकिन और कई तो ऐसे हैं जिनके अब पासपोर्ट भी बन चुके हैं। मतलब लड़की को बुलाया जा रहा है कि तुमको सऊदी अरेबिया भेजेंगे, और यहाँ पर उसको बुला के रखा जा रहा है, उससे देह व्यापार कराया जा रहा है। वो लड़की ज़रूरी नहीं कि प्रोस्टिट्यूट हो, क्योंकि जो लड़की आई है ना काम करने के लिए, तो पुलिस ने एक आंकलन दिया है, उस लड़की को बुलाया गया और उस लड़की से कहा गया तुम्हें नौकरी देंगे। जो नौकरी के लालच में आई हो तो वो प्रोस्टिट्यूट नहीं हो सकती। हाँ, जो ये बनाते हैं यहाँ पर, और ये वो डांसर्स जरूर होती हैं कुछ कुछ, और वो उसके देखो आप, उसके जो निशान हैं बच्चा हुए के निशान हैं। हो सकता है अपने गरीब परिवार को पालने के लिए, क्योंकि आप एक बात नहीं जानते, एशिया की सबसे बड़ी फ्लैश ट्रेड मार्केट यानी कि ह्यूमन सेक्स मार्केट जो है, औरतों की मंडी, बांग्लादेश में लगती है। आप 5,000 रुपये दीजिए या 20,000 रुपये दीजिए, आप एक लड़की खरीद सकते हैं। ये बांग्लादेशी है। और ये सिर्फ लड़की के देह व्यापार से संबंधित नहीं है। आपने देखा होगा वहाँ पर बाल वैश्याएँ होती हैं। बाल वैश्या मतलब जिन लोगों को कच्ची कली छोटी लड़कियों के साथ सोने का मन है तो उसकी बोली लगाते हैं। वो बोली कितनी की 5-10 हज़ार में बोली बहुत है, लेकिन वो भारत आते हैं तो उसकी बोली 5 लाख 10 लाख में हो जाती है। तो ये औरतों की बोली लगाने की सबसे बड़ी मंडी वहाँ है। फिर दूसरी मंडी है बंगाल में। बंगाल में भी एक कुछ बाड़ी करके कुछ है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, आप देखिएगा। वो बाड़ी में भी औरतों की इसी प्रकार से मंडी लगती है। बांग्लादेश और बंगाल में ऐसे आदान प्रदान होता है लड़कियों का। नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत लड़कियों को फंसा के जॉब के लिए लाया जाता है। कई लड़कियों को ये लोग जाते हैं गुर्गे, वहाँ पर राहुल नाम रख लेते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं। वहाँ पर जो लड़कियाँ कॉलेज स्कूल जाने वाली होती हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनसे चक्कर चलाते हैं, उनको मोबाइल दे देते हैं, फिर एक दिन भगा के ले आते हैं, दिल्ली लाते हैं, तो कहते हैं मेरी मौसी का घर है, ये है वो है। जो कहानियाँ आप देखते हैं ना वो सच्ची होती हैं, क्योंकि सच्चाई पर आधारित है। क्यों है सच्चाई पर आधारित? क्योंकि एक मेरे दोस्त हैं, वो पत्रकार थे, लिखने वाले पत्रकार, और उन्होंने पुलिस को पूरा ब्यौरा नहीं दिया। उन्होंने और एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो जो NGO था जो उसके लिए काम करता था, वो जो ये जो लड़कियां होती थी जो इस प्रकार के धंधे में फंस जाती थी उनके लिए काम करता था। उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बच्ची यहाँ पर है। तो वो बच्ची कौन थी? किसी ने कोई मुस्लिम कोऑर्डिनेटर यानी कि जो फिल्मों का कोऑर्डिनेटर था उसको उल्लू बना के लाया था कि कोई डांस इंडिया गॉट टैलेंट या डांस का कॉम्पिटिशन है, मैं उसमें ले जा रहा हूँ, तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगी, तुम अपने माँ बाप को बिन बताए आ जाओ। तो लड़की पहले ही घर में लड़ाई करने लगी और उसके साथ आगे उस पर विश्वास करके, और इंडियन आइडल आई थिंक उसमें करने के लिए, तो वो दिल्ली में आ गई। तो दिल्ली में जब उसे ले आया तो वहाँ उसने कहा ये मेरी मौसी वौसी का घर है, अब दीदी का घर है, और उसको वहाँ बैठा दिया। उसके बाद वहाँ से गायब हो गया। तो बाद में उन लोगों ने उसे 2-4 थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के बाद अपने लोगों से बलात्कार करवाया उस बच्ची का, और
उसके बाद उसे कहाँ बंद करा था। जब पुलिस ने पूछा कहाँ हो रही है रेड, कहाँ हो रही है, उसने कहा नहीं आप चुपचाप चलिए। तो पुलिस को इसलिए सूचना पूरी नहीं दी गई क्योंकि कभी कभी पुलिस लीक कर देती है, पुलिस का कोई आदमी है वो लीक कर दे तो फिर वो रेड जो है वो बेकार हो जाती है। तो आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, वो कह रहे हैं कि हम अंदर घुसे, अंदर तहखाना था, तहखाने के अंदर ऐसे क्या वो लगे हुए थे, क्या शीशे लगे हुए थे, शीशे के ऊपर एक और शीशा लगा हुआ था। उसके बाद जब उन्होंने वो हटाया तो शीशे के पीछे खिड़की मिली, खिड़की के अंदर वो होती है ना ये सिंटेक्स की टैंकियाँ, एक टैंकी में 20 लड़कियां गुचुड़ पुचुड़ करके ऐसे बांध के डाला हुआ था। उसमें से एक लड़की और थी, मतलब एक लड़की जो थी वो उनकी बेटी थी, जो वहाँ के इंदौर के या कहीं के मध्य प्रदेश के एसआई थे, कौन थे, उनकी बेटी थी वो उस टाइम पे, मतलब 5-6 साल पुरानी बात बता रही हूँ, ये उन्होंने मुझे बताया है। तो इस तरह के ये लोग चीज़ें करते हैं। और इसमें आप देखना प्रोस्टिट्यूज़म में, मैं ये झूठी बात नहीं बोल रही हूँ, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं, जिहादी गैंग, क्योंकि ट्रैफिक सबसे देखिए तीसरे नंबर पे पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। पहले नंबर पे क्या है, ड्रग्स है, दूसरे नंबर पे हथियार की सप्लाई है, ड्रग्स की पहले नंबर पे ड्रग्स की सप्लाई, जैसे पंजाब वगैरह में ड्रग आता है कि हमारी नस्लों को ख़त्म करने के लिए, फिर हरियाणा वगैरह में भी, क्योंकि वहाँ पर भी जो लड़के हैं ये गेम्स में और मिलिट्री में बहुत जाते हैं ना, पंजाब से हरियाणा से, तो इनको ख़त्म करने के लिए, फिर पहाड़ों के लड़के हैं, इन सबको ख़त्म करने के लिए, हालांकि सबके लिए है। उसके बाद जो यहाँ के हीरो एक्टर्स वगैरह हैं उनको ड्रग्स की आदत दी जाती ताकि उनसे पैसा कमाया जा सके, सबसे बड़ा ड्रग्स का व्यापार। उसके बाद हथियार का व्यापार, ताकि उनको ड्रग्स दे के फिर ड्रग्स के लेन देन से किसी को आप वो करवाओ। जैसे कसाब वगैरह हैं, ये लोग अफीम वगैरह सूंघते थे, अब इस कोकीन वगैरह लेते थे, इसके लिए कहाँ से पैसा आएगा, तो उसके एवज में इनको इस तरह की चीज़ें दे के अपना गुलाम बनाया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर पैसा कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है देह व्यापार। बच्चियों का 63% भारत में ये महिलाओं और बच्चियों को ट्रैफिक किया जाता है। और भारत जो है एशिया में, वर्ल्ड के मैप में, मानचित्र पे एशिया में भारत नंबर 1 पे है, जहाँ से 63% जो लड़कियां हैं, महिलाएं और बच्चियां हैं, इनका सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो बाकी का कुछ परसेंट बचता है उसमें लड़के भी होते हैं और दूसरे लोग भी होते हैं, बड़े बूढ़े भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस ऑर्गन जो होता है ना, ये सिर्फ एक चीज़ से नहीं है, जो ये मानव तस्करी में ऑर्गन यानी कि किडनी, दिल, गुर्दा, आपने मैक्सिको के बारे में सुना होगा। मैक्सिको में अगर कभी टूरिस्ट खो जाते हैं तो उनके साथ ऐसा हो जाता है कि उनको बेहोशी की दवाई दे दी जाती है और उनकी किडनी काट ली जाती है, उनको पानी में फेंक दिया जाता है और मुंह ऊपर करके, और उनसे कहा जाता है, जब वो आंखें खोलते हैं 2-4 घंटे बाद, तो एक स्लिप होती है कि टच योर बैक या कॉर्नर पे टच करो, तो वो देखते हैं कि कुछ कटा हुआ है, तो उनकी किडनी विडनी गायब करी होती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फिर हड्डियों से जो तेल या फिर ब्यूटी या फिर जवान रहने के ये चीज़ें चाइना वगैरह बनाता है, बहुत सारी। आपको नहीं मालूम है दोस्तों इस दुनिया में क्या क्या होता है। ये हड्डियों से एक ऑयल बनता है और एक ऐसा पदार्थ भी बनता है, एक सूप बनाया जाता है जिससे कहते हैं चाइना के लोग इससे जवान रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिस्म में लगाने का या खूबसूरती बढ़ाने के क्रीम होते हैं कि 80 साल का आदमी 16 साल की लड़की से शादी करेगा। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आप सोच नहीं सकते। और ये सब होता है गुर्दों का, खून का, और कितनी कोई ट्रांसप्लांट करना है तो आपको जीवित रखा जा रहा है और आपका ब्लड मैच करा जा रहा है, इतनी सारी चीज़ें। फिर आपसे व्यापार तो कराया जाता है, बच्चों से भीख मंगवाया जाता है, ये बैठ के खाते हैं। और विदेशी क्लबों में इनको नचाया जाता है। जैसे इनकी बोली लगाई जाती है कि 15 लड़कियां चाहिए, तो 15 लड़कियों को नाम बदलकर, उनकी आयु बदलकर, 6-8 साल की लड़की है तो उसको इंजेक्शन फटाफट देते हैं, 6 महीने में उसको गाय भैंस के इंजेक्शन देके बड़ा किया जाता है। तो ये लड़कियों का इस प्रकार से मजमा लगता है पूरी दुनिया में बेची जाती हैं। अब मैंने एक कविता भी लिखी है। और आपको एक बात बोलती हूँ, मेरे दिल में इस चीज़ को देखकर आप सोचेंगे मैं पत्थर दिल हो रही हूँ। दर्द तो बहुत होता है, लेकिन अब ये चीज़ देखने की आपको आदत डाल लेनी चाहिए। और इसको हम कैसे बच सकते हैं ये सोचना चाहिए, बजाय इसके कि आप वीडियो छुपाएं, अपनी बहनें और माताओं को ना दिखाएं। आपको आपकी माँ ने पैदा करा है, वही शरीर लेकर आपकी बहन पैदा हुई है, वही शरीर लेकर आपकी गर्लफ्रेंड या होने वाली वाइफ पैदा हुई है। अगर आप ये नहीं दिखाएंगे आज, वो कैसे अवेयर होंगी कि मेरी फ्रेंड जो शबा है या मेरी फ्रेंड जो
कहकशां हैं, ये लड़कियां जो हैं ये मेरे साथ कल को ऐसा नहीं कर सकती, इनके घरों में तहखाने होते हैं। और अभी देखना वो लड़की को कह रहे हैं कहीं विक्टिम छुप गई है, या तो उसको जहर खिला के मार दिया होगा, और या उसी घर में अगर 4 डंडे उन कुत्तों को पड़ेंगे ना तो अभी उगल देंगे कि वो लड़की कहाँ है। उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए लाए होंगे, लेकिन वो लड़की प्रोस्टिट्यूट होती तो इतनी मार नहीं खा रही होती। ठीक है, वो उसके साथ जो एक कर रहे थे वो भाग गई थी, वो भागने की कोशिश बार बार कर रही थी, इसलिए मारा गया उसको। देखिए दोस्तों, ये तभी रुक सकता है जब अपनी लड़कियों को आप अवेयर करें और ये वीडियो उनको उनकी माँ के ज़रिए दिखाएं, और माँ से आप खुल के बात करिए कि ये वीडियो आया है। ये वीडियो दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि लड़कियों को पता चले कि वो अगर किसी झांसे में आ रही हैं। एक किस्सा और बता देती हूँ। एक लड़की मुझे जब वो रुकते ना, गाड़ियाँ रोकते हैं, तो एक लड़की वहाँ पर हमारी कार रुकी, तो एक लड़की मुझे दिखाई दी। वो मेरे उत्तराखंड की थी, वो 8वीं में पढ़ती थी, वो APG स्कूल के बारे में बता रही थी। तो मैंने उससे बोला तू कितनी प्यारी लग रही है, इधर आप बात करी मैंने उससे। तो मैंने ग्लासेस वगैरह पहने हुए थे, मेरे बाल पूरे बधे हुए, तो उसको नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है, बस मुझे बात करनी थी। तो वो मेरे नेटिव विलेज अल्मोड़ा की थी, मैं उस बच्ची का नाम नहीं बता सकती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि कितने भाई बहन हो, बोली एक लौती हूँ। तो मैंने बोला बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ती है। तो उसने मुझे बताया दीदी आपको पता है ये 3 साल 4 साल पुरानी बात है। तो उसने कहा आपको पता है मुझे ना एक मुस्लिम लड़का बड़ा तंग करता है, मैंने अपना नंबर बदल लिया, फिर भी वो मुझे कॉल करता है, मेरा क्लासमेट है। तो मैंने बोला तेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है? तब उसने मुझे बताया कि एक लड़की है मुस्लिम, वही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और तो मैंने बोला कह रही जितनी बार मैं नंबर बदलती हूँ वो मेरा नंबर उसको पता चल जाता है। मैंने कहा वही लड़की तेरा नंबर देती होगी। और तब वो मुझसे बोल रही थी कि मैंने उससे कहा जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम शादी के लिए सोचेंगे, वो मेरे को किसी से बात नहीं करने देता और वैसे ऐसे करता है। तो मैंने बोला देख बेटू ऐसी बात है कि पहली बात तुझे स्कूल छोड़ना पड़े तो स्कूल छोड़ दे, या फिर उस लड़की से दोस्ती छोड़ दे, और तीसरी बात साफ साफ बोल दे, और नहीं तो अगर या तो स्कूल चेंज नहीं करेगी तो किसी दिन ये तुझे मार देगा। उस लड़की को मैंने समझाया और उसको समझाने के लिए मैंने अपना 2 घंटा वहाँ पर इन्वेस्ट करा। बाद में मैंने उस लड़की को मैसेज करके पूछा था, हालांकि उसने मुझे कहा कि ये अब इस चीज़ से मैं बाहर आ गई हूँ, लेकिन मुझे इतना डर था उसके लिए, वो इतनी प्यारी बच्ची थी। तब मैंने उसको समझाया, मैंने कहा माँ बाप ने तुझे एक लौती बेटी है और तेरे माँ बाप ने इतना प्यार से पाला है तुझे, कल को तू अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेगी क्या? बोली नहीं। मैंने कहा अपने पापा का नाम हटा देगी और पूरा बदल जाएगी क्या? बोली नहीं। तो मैंने कहा यही तो वो तेरे साथ करेगा, आज तुझे बात करने से रोक रहा है, कल को तुझे ये सब करेगा और तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरे जितने भी सपने हैं वो तो पूरे नहीं होंगे। तो उसको इतनी अच्छी तरह से समझ में आई वो चीज़। मुझे आई होप उसकी ज़िंदगी सुधर गई हो। अब वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, नंबर मिस हो गया, लेकिन उस बच्ची को समझाने के लिए मैंने अपने 2 घंटे वहाँ पर इन्वेस्ट करे और नंबर भी उसका लिया। तो आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इन बच्चियों को अवेयर करिए। मैंने अपनी काम करने वाली लेडी तक को वीडियो दिखाया, मैंने कहा तेरी 3 बेटियाँ हैं और जो तुझे आसपास लेडीज़ बुला बुला के चीज़ें देती हैं, ये जो रैकी जैसी करती हैं तेरी, कल को यही अपने लड़कों के साथ तेरी लड़कियों को सुलवाने की सोचेंगी, इसलिए अवेयर हो जा। ये चीज़ें आप बताओ, चाहे गरीब महिला हो या अमीर महिला हो, उसके समझ में आ गई। वो बैठी भी थी ऐसे और मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसके भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसकी आंखों में भी आंसू थे, मेरी आंखों में भी आंसू थे। अब ह्यूमन तो हम हैं ही ना, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही क्यों ना देखें। तो दोस्तों ये जितने इस्लामिक मुल्क हैं, यहाँ पर एक छोटे छोटे से मतलब बुरखे के अंदर लड़कियाँ नंगी होती हैं और अमेरिकन मिलिट्री सोल्जर्स को ये गिफ्ट के तौर पे दी जाती हैं। एक एक दिरहम में वो कहता है कि मैं तुझे ये गिफ्ट भेज रहा हूँ। आगे वहाँ सोल्जर खड़ा हुआ है, लड़की नंगी होके उसके पास जा रही है। ये इस प्रकार के कर्म करते हैं। ये अब पहले तो ये पूरा ढकने का नाटक करते हैं, उसके बाद यही औरतों को तख्ती लगा के बेचते हैं। मैंने इसके लिए भारत सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, और मैं आप सबसे कह रही हूँ, आप जितना हो सके अवेयर करिए। और ये लड़की कहीं की भी हो, ये लड़की है और ये इनकी सोच है। ये सोच इस लड़की के लिए ऐसी है तो दूसरी के लिए ऐसी नहीं होगी, ये मत सोचना। सोच कभी नहीं बदलती इंसान की। ये घिनौनी सोच, ये जो आए हैं यहाँ पर, ये जो सोच लेकर आए हैं, इसीलिए इनकी छटनी करके इनको यहाँ से लात मार के निकालने की ज़रूरत है। और अब समय आ गया है, अगर आप अभी भी चुप रहे और आपने ये सोचा ये लड़की बांग्लादेश की है, क्या होगा? क्या होगा? ये ऐसे ही अपनी हमारे वहाँ की जो लोकल लड़कियाँ उनके साथ भी करते होंगे, जो रिपोर्ट नहीं होते होंगे।
आपको कई चीज़ें आती नहीं होंगी, ये वीडियो आ गया, कई वीडियो आती नहीं होंगी। उस लड़की को अभी तक कहीं जहर खिला के मार दिया होगा, या उस लड़की से कहा जा रहा होगा। इससे पहले जो केस हुआ था, ऐसे ही बांग्लादेश से एक लड़की को लेकर आए थे, वो लड़की छुपी थी, वो किसी औरत के घर में छुप गई थी, तो उसने उसके हाथ जोड़े, उसने उसको खाना वाना खिलाया। वो लड़की हाथ में चाकू लेकर थी, उसको इतना डर लग रहा था, उसने उसको बेटा करके उसको बुलाया, उसको बुर्खा पहना के पुलिस स्टेशन ले गई, और वहाँ फिर वो दिल्ली से भी कुछ ये बाल कल्याण वाले बुलाए, तब जाके उस लड़की को पूरा संरक्षण मिला, तब जाके वो लड़की को बांग्लादेश पहुंचाया गया, समझे। और उसके बगल में रहने वाले कोई चाचा जिसको बोलती थी, वही आदमी ने उसको सप्लाई करा था। और कैसे करा था? उसके सगे बाप ने उसे बेचा था। अब आप सोचिए कितनी मजबूरी होगी। इस लड़की का तो बच्चा हुआ है 100%, या अबॉर्शन हुआ है, कुछ तो हुआ है, क्योंकि नीचे उसके कटा हुआ है पूरा। तो आप सोचिए उस लड़की, वो अपने बच्चे को पालने के लिए यहाँ आई है कि मुझे हो सकता है उसका बच्चा भी इनके पास हो। मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है उसका बच्चा भी इसके पास, इन लोगों के पास हो, और उसके लिए वो बोल ना रही हो, मुंह ना खोल रही हो। इसलिए आप उस लड़की की मजबूरी भी समझिए। कोई लड़की, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हर लड़की अपनी मर्ज़ी से नहीं करती, कुछ लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से भी करती हैं, लेकिन ये लड़की जो है ये नौकरी के झांसे से आई है। ये यहाँ पर ये वैश्या बनने नहीं आई है, जैसा कि बुर्खा पहन के कई औरतें कह रही हैं कि वैश्या बनने के लिए आई है। ये वैश्या बनने के लिए नहीं, ये सऊदी अरेबिया में जॉब करने के लिए आई थी। हाँ, वैश्या बनाने का काम उसी के लोग कर रहे थे, ये ज़रूर है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, इनके किसी के भी अलतकिया पे, चाहे वो सुबोही खान है चाहे कोई हो, इनके अलतकिया पे आप कभी यकीन मत करिएगा जब तक ये हिंदू धर्म ना अपना ले। जब इनको इतनी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो ये गलत चीज़ में रहते कैसे हैं। अब जब सारे गलत हैं और ये कहते नहीं सारे गलत नहीं हैं, फिर अलतकिया करने के लिए एक इनको बचाने के लिए आ जाता है, एक इनकी बुराई करता है, एक NGO बन जाता है, एक यूट्यूबर बन जाता है, एक इनको बैश करने लग जाता है। भाइयों, लाइक और सब्सक्राइब नहीं है, ये जीवन की असली बातें हैं। ये सब्सक्राइबर लूटने का तरीका नहीं होना चाहिए, ये असलियत बताने का सॉल्यूशन बताना चाहिए। सॉल्यूशन ये है कि अब आप अपने इर्द गिर्द की जिम्मेदारी खुद लीजिए और इसके बारे में अपने भाई बहनों को बताइए, वरना आप सब कुछ खो बैठेंगे और इस तरह से आपकी बेटियों को भी तख्ती लगा के लटका के बेचा जाएगा चौक पे। इसी संदेश के साथ मैं आपको एक कविता के साथ छोड़े जा रही हूँ। कभी कोठे में बैठाया, कभी पैसा कमवाया, मेरा जिस्म बिकवाया, कभी कोख में बच्चा गिरवाया, कोई सितम ऐसा न था जो मुझ पे न ढाया। मैं औरत हूँ, मेरा इतना कसूर है, कभी तख्ती सीने में उसने मेरे लटकाया, जिस सीने से मैंने सींच कर उसे बच्चे से मर्द बनाया। कभी चौक पर तो कभी मंडी में मेरा मोल लगाया। मैं औरत हूँ, मुझ पे जो तुम जहन में कभी ला न पाओगे, वो जुर्म मुझ पर ढाया। मैं औरत हूँ, मुझ पे एक एक कहर बरपाया। ये इस कविता के साथ ये मैंने खुद लिखी आपको अपना दर्द बयां करने के लिए। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी ये डिमांड करती हूँ कि इन आदमियों को, इन घुसपैठियों को तुरंत सजाए मौत दी जाए, और उससे पहले इनके 4 डंडे मारकर इन्हें उल्टा लटका के इनके प्राइवेट पार्ट में ईंट लगा के पीछे से मार के उन औरतों को नंगा करके भूत बना के मारकर उनसे पूछा जाए वो लड़की कहाँ है। फिर वो खुद उगल देंगी वो लड़की कहाँ है। उस लड़की को लाया जाए, उस लड़की को उपचार दिया जाए। हो सकता है वो लड़की अभी तक मर भी गई हो या मार दी गई हो, क्योंकि जिस तरह से उसकी कंडीशन थी, जिस तरह से उसके साथ हुआ, वो प्रोस्टिट्यूट तो नहीं थी भाइयों, वो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी। उसके इन्होंने जो टैटू वगैरह बना रखे थे, उसके हाथ में तो उसका टैटू था, लेकिन जो सीने पे टैटू था वो नया सा लग रहा था। उसके पेट में जो निशान हैं वो किसी गर्भ धारण करी हुई औरत के निशान होते हैं, वो टाँकों के निशान थे। पहले मुझे लगा अपेंडिक्स का है। तो उस औरत को खोज करनी चाहिए, इनकी शिनाख्त के इनकी दी हुई जानकारी की शिनाख्त के बलबूते पर खूब मारना चाहिए। और इनका जहाँ ये रह रहे थे, किसने इनको घर प्रोवाइड कराया, कैसे ये आए, वो भी उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ, और आप सतर्क रहेंगे और सूझबूझ से काम करेंगे, अपनी बहनों को इस बारे में बताएंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।